ओलैंड का एक बड़ा शहर जिसका नाम कोस्टन था, खासा वसीह और जदीद तर्ज पर बना हुआ था। इस शहर की इमारतें ऊंची ऊंची और सड़कें बेहद फराख, बिल्कुल नए डिजाइन की हामिल थी। ये शहर ओलैंड के शुमार में था, जिसके साथ समंदर था, और ये समंदर सिर्फ कोस्टन से ही मिलता था। कोस्टन में जुराइम पेशा अफराद ने अपना कब्जा कर रखा था। यहाँ लाकानूनियत का राज था। ओलैंड का शहर होने के बावजूद इस शहर में ओलैंड का कोई कानून नहीं चलता था, और न ही इस शहर के जुराइम पेशा अफराद कोस्टन में किसी कानून को मानते थे और न ही इस पे अमल दरामद करते थे। इस शहर में कानून के किसी मुहाफिज के लिए कोई जगह नहीं थी। इस शहर का नाम ही अलग था। इस शहर के जुराइम पेशा अफराद अपना कानून खुद बनाते थे और खुद ही तोड़ते थे। यही वजह थी कि इस शहर में जुराइम और जुराइम पेशा अफराद खूब पंप रहे थे। इस शहर को लाकानूनियत की वजह से पूरी दुनिया में क्राइम सिटी का नाम दे दिया गया था। क्राइम सिटी में मुजरिम तंजीमों को आसानी से जगह मिल जाती थी। इस शहर में बड़े से बड़ा बदमाश, स्मगलर और बड़े बड़े खतरनाक कातिल मौजूद थे, जो पूरी दुनिया में हर किस्म के जुराइम का इर्तिकाब करते रहते थे। क्राइम सिटी में कानून ना होने की वजह से ओलैंड ने इसे अपने मुल्क से अलग कर दिया था। ओलैंड के कानून के मुहाफिजों ने कई बार इस शहर पे कब्जा करने और वहां से लाकानूनियत खत्म करने की कोशिश की थी, मगर क्राइम सिटी में इस कदर जदीद और खतरनाक असला मौजूद था, जिसका मुकाबला करने में ओलैंड की आर्मी को भी शदीद तरीन मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, और उन्हें इन जुराइम पेशा अफराद से भारी नुकसान उठा कर पीछे हटना पड़ा था। क्राइम सिटी में असले के भरपूर फौजी अड्डों के साथ साथ आर्मी बेस भी मौजूद थे, लेकिन इन सब पे क्राइम सिटी का ही कब्जा था। यहाँ तक कि इस शहर की सरहदों पर भी इन जुराइम पेशा अफराद ने कंट्रोल संभाल रखा था। उनकी नजरों में आए बगैर दूसरे इलाकों से कोई इस शहर में दाखिल नहीं हो सकता था। पहले इस शहर में तकरीबन हर बदमाश अपने इलाके का बेताज बादशाह समझा जाता था। उनका एक आध बॉस या लीडर होता था, जिसके अहकामात पर अमल दरामद करके वो अपने इलाके की हिफाजत करते थे। मगर फिर अचानक इस शहर में आहिस्ता आहिस्ता कैट सिंडिकेट का कब्जा होने लगा। कैट सिंडिकेट ने क्राइम सिटी का होल्ड संभालने के लिए जुराइम पेशा अफराद को अपनी नई इजाद करदा ड्रग ब्लैक ड्रॉप्स का आदी बना दिया था। यही वजह थी कि क्राइम सिटी की तमाम जुराइम पेशा तंजीमें और मुजरिम इसी ब्लैक ड्रॉप्स का शिकार होकर कैट सिंडिकेट के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गए थे। कहा जाता था कि कैट सिंडिकेट की सरबराह कोई मादाम ब्लैक थी। मादाम ब्लैक कौन थी, कहाँ रहती थी, इसके बारे में कोई नहीं जानता था। शहर के वस्त में एक बहुत बड़ी इमारत थी, जिसे कैट क्लब का नाम दिया गया था। इस क्लब की मालिका मादाम सारा थी, जो मादाम बेली के खिताब से जानी पहचानी जाती थी। क्राइम सिटी ने इसी मादाम बेलो ने ब्लैक ड्रॉप्स के जरिए अपने पंजे गाड़ रखे थे, मगर ये सब कुछ मादाम ब्लैक के कहने पर ही करती थी। नुक्स की बात तो ये है कि मादाम बेलू भी मादाम ब्लैक को नहीं जानती थी, और ना ही कभी मादाम ब्लैक इसके सामने आई थी। मादाम ब्लैक हमेशा मादाम बेलू को एक स्पेशल ट्रांसमीटर पर बात करती थी। मादाम ब्लैक सामने ना होने के बावजूद क्राइम सिटी पर गहरी नजरें रखती थी। यहाँ तक कि क्राइम सिटी में किसी आम गली के कोने में होने वाले जुर्म के बारे में भी मादाम ब्लैक आगाह रहती थी, और जब वो इस आम से जुर्म के बारे में मादाम बेलू को बताती थी, तो मादाम बेलू इसकी बाखबरी पर हैरान रह जाती थी। इसकी समझ में नहीं आता था कि मादाम ब्लैक के पास आखिर ऐसा कौन सा जादू है जिससे वो ये सब कुछ इतनी आसानी से जान लेती है। लेकिन इसे इस बात
का जवाब कभी नहीं मिल सका था। मादाम बेलू ने मादाम ब्लैक के कहने पर इसके मशवरों पर अमल करते हुए बहुत ही कम अरसे में क्राइम सिटी का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था। अब सूरत ऐसी थी कि क्राइम सिटी का एक एक जुर्म मादाम बेलू के हुक्म के ताबे हो चुका था। अब इस शहर में कोई भी काम इसकी मर्जी के बगैर नहीं होता था। मादाम बेलू ने मादाम ब्लैक के हुक्म पर इस शहर में कई बुनियादी तब्दीलियां कराई थी। इसने शहर को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया था, जोन ईस्ट, जोन वेस्ट, जोन नॉर्थ। जबकि जोन साउथ में चूंकि समंदर था, वहाँ का होल्ड वैसे भी मुकम्मल तौर पे कैट्स के पास ही था। कैट क्लब में सिवाय कैट्स के कोई नहीं आ जा सकता था और पूरे शहर में जहाँ पहले कोई मुजरिम आसानी से असला लेके घूमता फिरता था, अब वहाँ मादाम बेलू के हुक्म से कोई असला अपने पास नहीं रख सकता था। अब सिर्फ वहाँ कैट्स के पास ही असला दिखाई देता था और इन कैट्स का ये हाल था कि वो जिसे चाहे जब चाहे हलाक कर सकती थी, चाहे उनके सामने कोई कसूरवार हो या ना हो। इस शहर के तकरीबन तमाम अफराद चूंकि ब्लैक ड्रॉप्स के आदी थे, इसलिए कोई भी इन कैट्स और कैट सिंडिकेट के खिलाफ आवाज बुलंद नहीं कर सकता था, वरना कैट सिंडिकेट इन्हें ब्लैक ड्रॉप्स की सहूलत से महरूम कर देता था और ब्लैक ड्रॉप्स ना मिलने पर वहाँ रहने वाले इंसान 24 घंटों से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते थे। जिन अफराद को ब्लैक ड्रॉप्स नहीं मिलते थे, उन्हें क्राइम सिटी के लोगों ने अजियतनाक अंदाज में और इंतहाई खौफनाक मौत मरते देखा था। इसलिए वो कैट सिंडिकेट के सामने खुद को कतई तौर पे बेबस और लाचार पाते थे। मादाम ब्लैक ने सरहदी इलाकों को भी कंट्रोल कर रखा था। गो के सरहदी इलाकों में क्राइम सिटी के मुजरिम ही होते थे, मगर अब वो सब मादाम ब्लैक के अहकामात के पाबंद थे। तीनों जोनों में मादाम ब्लैक ने 3 बिग बॉस मुकर्रर कर रखे थे। इन तीनों को मादाम बेलू के सामने जवाबदाह होना पड़ता था, जो इसके हुक्म से अपने अपने जोनों में जराइम पेशा अफराद को कंट्रोल करते थे। गर्ज ये कि अब क्राइम सिटी पर अमली और दाखिली तौर पर कैट सिंडिकेट का ही होल्ड था, जिसकी मर्जी के बगैर इस शहर में कोई ऊंची आवाज में बात भी नहीं कर सकता था। मादाम बेलू जिस कदर हसीन थी, वो इस कदर सख्त, गीर, बेरहम और सिफाक थी। इसकी नजरों में कोई भी इंसान नहीं था, बल्कि एक ऐसा जानवर था जिस पे जुल्म करना और इसके टुकड़े टुकड़े करके फेंक देना मादाम बेलू की आदत बन चुकी थी। वो हर एक को नफरत अंगेज आंखों से घूरती थी, गराहट भरे अंदाज में बात करती थी और जरा सी बात पे गजबनाक होना उसकी आदत सानिया बन चुकी थी। कैट क्लब के नीचे एक वसीओ अरीज खुफिया तहखाना था, जहां मादाम बेलू ने जदीद साइंसी हिफाजती निजाम का जाल बिछा रखा था। इस तहखाने में मौजूद कंट्रोल रूम में मादाम बेलू पूरे शहर को अपनी नजरों से देख सकती थी और इस कंट्रोल रूम में वो चाहे तो शहर की बड़ी से बड़ी इमारत को भी चंद लम्हों में मर्दे का दिल भी बना सकती थी। इसके अलावा कंट्रोल रूम में बैठ के मादाम बेलू सरहदी इलाकों का भी आसानी से जायजा ले सकती थी और शहर में हर आने जाने वाले के बारे में इसके कंप्यूटराइज्ड सेंटर में हर किस्म की मालूमात मौजूद थी। वो ऐसे जदीद और मखसूस किस्म के कंप्यूटर थे जो शहर में आने वाले नए अफराद के बारे में फौरन मादाम कैट को इंफॉर्मेशन दे देते थे। मादाम ब्लैक ने मादाम बेलू को शहर के एक शख्स के बारे में तफसीलात दे रखी थी। इन तफसीलात में उनके फिंगरप्रिंट्स, आई डाटा, उनके कट कार्ड और यहाँ तक कि इन कंप्यूटर में शहर के हर शख्स के डीएनए तक मौजूद थे, जिनसे आसानी से इसे पता चल जाता था कि आने वाले नए अफराद का ताल्लुक क्राइम सिटी से है या नहीं। गर्ज ये कि मादाम ब्लैक का क्राइम सिटी में बसने वाले एक शख्स में मुकम्मल कंट्रोल था और मादाम ब्लैक ने इस क्राइम सिटी का सारा चार्ज मादाम बेलू को सौंप रखा था।
मादाम बेलू ज्यादातर तहखाने में मौजूद अपने मखसूस कमरे में रहती थी और इसे कंट्रोल रूम से तमाम रिपोर्ट्स वही दी जाती थी। जरूरत पड़ने पर मादाम बेलू खुद भी कंट्रोल रूम में आ जाती थी। इस वक्त मादाम बेलू अपने मखसूस कमरे में थी और एक सोफे पर बैठी कॉफी पी रही थी। इस लम्हे अचानक कमरे में मुतरन मौसीकी की आवाज उभरी तो मादाम बेलू बेख्तियार चौंक पड़ी। यस, इसने सामने दीवार पे लगी एक बड़ी सी स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहा। इसे लम्हे स्क्रीन पे झमाते हुए और दूसरे लम्हे स्क्रीन पे एक खूबसूरत सी लड़की नमूदार हुई। इस लड़की ने नीले रंग का लिबास पहन रखा था और वो एक बड़ी और जदीद कंप्यूटराइज्ड मशीन के सामने बैठी थी। सेटा हूँ मादाम, स्क्रीन पे नमूदार होने वाली लड़की ने सर झुकाकर बड़े मुअद्दबाना लहजे में कहा, जैसे वो मादाम बेलू को देख रही हो। यस सेटा, मादाम बेलू ने कड़क लहजे में कहा। आपके लिए पाकिशिया से एटमन की कॉल आई है मादाम, स्क्रीन पे नजर आने वाली लड़की ने कहा, जिसने अपना नाम सेटा बताया था। पाकिशिया से एटमन? क्या मतलब? क्यों की है एटमन ने कॉल? इसे तो मैंने मादाम रेड और इसके ग्रुप पे नजर रखने के लिए वहाँ भेजा था, मादाम बेलू ने कहा। मालूम नहीं मादाम, वो कह रहा है कि वो आपसे इमरजेंसी में बात करना चाहता है, सेटा ने कहा। इमरजेंसी? ओह ठीक है, कराओ बात, मादाम बेलू ने कहा। यस मादाम, सेटा ने कहा। इस लम्हे स्क्रीन पर से वो गायब हो गई और दूसरे लम्हे स्क्रीन पर ऑडियो व्यूज उभर आई जो मुख्तलिफ रंगों के खिलते हुए फूलों जैसी थी। हेलो हेलो मादाम, एटमन बोल रहा है। हेलो हेलो, स्क्रीन के साथ लगे हुए स्पीकरों से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। यस एटमन, मादाम अटेंडिंग यू, मादाम बेलू ने कहा। ओह मादाम, मुझे आपको एक बहुत जरूरी इत्तला देनी है, क्या आप मेरी आवाज सुन रही हैं? दूसरी तरफ से एटमन की तेज आवाज सुनाई दी। हाँ, मैं सुन रही हूँ, क्या इत्तला है, बोलो, मादाम बेलू ने कहा। मादाम, पाकिशिया में मादाम रेड और इसके सारे ग्रुप का खात्मा कर दिया गया है, दूसरी तरफ से एटमन ने कहा। और इसकी बात सुनकर मादाम बेलू बुरी तरह से उछल पड़ी। इसकी आंखें हैरत से ठहर गईं। क्या कहा तुमने? मादाम रेड और इसका ग्रुप खत्म हो गया है? कैसे हुआ ये सब और किसने किया है? मादाम बेलू ने हैरत भरे लहजे में कहा। मादाम रेड और इसके ग्रुप का खात्मा इमरान और इसके साथियों ने किया है, दूसरी तरफ से एटमन ने कहा तो मादाम बेलू एक बार फिर उछल पड़ी। कैसे हुआ ये सब? इमरान और इसके साथी उन तक कैसे पहुंचे थे? और मादाम रेड और इसका ग्रुप क्या कर रहा था? मादाम बेलू ने उसीले लहजे में कहा तो दूसरी तरफ से एटमन ने मादाम बेलू को मादाम रेड, इसके ग्रुप और इमरान और इसके साथियों के बारे में तफसीलात बताना शुरू कर दी। क्या तुम्हें यकीन है कि मादाम रेड के खिलाफ ये सारी कार्रवाई इमरान और इसके साथियों ने ही की थी? मादाम बेलू ने उससे और परेशानी के आलम में होंठ काटते हुए कहा। यस मादाम, मैंने मादाम रेड को एक ट्रांसमीटर दिया था, ये एक स्पेशल वॉच ट्रांसमीटर था जिससे मैं उनकी एक्टिविटी पर आसानी से नजर रख सकता था, वो क्या कर रही थी और फिर उनके साथ क्या हुआ था, इसके बारे में मुझे दूर बैठे एक सुपर रिसीवर पर मुकम्मल मालूमात मिल रही थी, दूसरी तरफ से एटमन ने कहा। और फिर वो मादाम बेलू को बताने लगा कि मादाम रेड क्या कर रही थी और इमरान और इसके साथी उन तक कैसे पहुंचे थे। मादाम, मेरे इल्म में ये बात भी आई है कि इमरान और इसके साथी आप और मादाम ब्लैक के खिलाफ भी मुअस्सर इक़दामात करने के बारे में सोच रहे हैं, उनका इरादा क्वेश्चन आने का है। सारी तफसील बताकर एटमन ने आखिर में कहा तो मादाम बेलू ने गुस्से से होंठ भींच लिए। इमरान और इसके साथियों ने जिस तरह रेड कैट ग्रुप को तंग किया है, ये सब सुनकर मेरा गुस्से से खून खो रहा है।
एटवन, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं सब कुछ यहाँ छोड़कर पाकिस्तान पहुंच जाऊं और वहां जाकर इमरान और इसके एक एक साथी को तलाश करके इन्हें इब्बतनाक मौत मारूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मैं जानती हूँ कि मुझे उसकी मादाम ब्लैक कभी इजाजत नहीं देंगी। मादाम बैली ने घबराते हुए कहा। यस मादाम, एटवन ने जवाब दिया। क्या इमरान और उसके साथी तुम्हारी नजर में हैं? मादाम बैली ने कहा। नहीं मादाम, मैं सेक्रेटरी हाउस के इमरान के बारे में कुछ नहीं जानता। अलबत्ता इमरान के बारे में मुझे मालूम है कि वो कहाँ रहता है। सेक्रेटरी हाउस के मेंबर अपने हुलिये और ठिकाने बदलते रहते हैं, इसलिए उनके बारे में मालूमात हासिल करना या उन्हें नजरों में रखना बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है, एटवन ने कहा। बहरहाल इमरान तुम्हारी नजर में है ना? मादाम ने कहा। यस मादाम, एटवन ने कहा। तुम इसकी मुकम्मल तौर पर निगरानी करो। वो क्या करता है, कहाँ आता जाता है, वो किन लोगों से मिलता है, उसके किस किस से राब्ते हैं। अगर इसके बारे में पता चले कि वो पोलैंड या उसके इर्द गिर्द किसी भी मुल्क में जा रहा है तो उसके बारे में मुझे फौरन खबर देना। मैं यहाँ रेड अलर्ट कर दूंगी। इमरान और इसके साथियों ने पोलैंड में आकर गलती से भी कोस्टल की तरफ आने की कोशिश की तो उनका इस कदर खौफनाक हशर करूंगी जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मादाम बैलू कहती चली। यस मादाम, मैं ये काम आसानी से कर लूंगा। दूसरी तरफ से एटवन की आवाज आई। और तुम्हारे पास ये हतमी इत्तला है कि ब्लैक और रेड ड्रॉप्स इमरान के पास ही है? यस मैडम, 2 रेड कैट्स सान डकूजा से जो डबिया लाई थी उनमें सिर्फ ब्लैक न्यूबी थी। उनके कहने के मुताबिक सान डकूजा के पास इमरान पहले ही पहुंच चुका था। उन्होंने इमरान और सान डकूजा को बेहोश कर दिया था, लेकिन फिर अचानक वहां एक लड़की आ गई थी। इस लड़की ने उनका रास्ता रोकने की कोशिश की थी, लेकिन दोनों कैट्स उसे जख्मी करके वहां से निकल आई थी। उनके कहने के मुताबिक आने वाली लड़की ने उन दोनों को बेहोश कर दिया था और वो डबिया भी उन्हें उसी के पास से ही मिला था। इनकी बातों का अगर बहुत जायजा लिया जाए तो मुमकिन है कि रेड ट्यूब इस लड़की के पास हो। अलबत्ता मादाम रेड को हलाक करके ब्लैक ट्यूब इमरान ले गया था। दूसरी तरफ से एटवन ने बोला। ओह, क्या तुम इस लड़की के बारे में जानते हो? कौन थी वो? मादाम बैली ने पूछा। वो सार्कलैंड की मशहूर क्रास्टी सिंडिकेट की चीफ क्रास्टी है। मादाम, मैंने कुछ अफराद को इसे एक अस्पताल की तरफ ले जाते देखकर पहचान लिया था, एटवन ने कहा। क्रास्टी? इसके बारे में तो कहा जा रहा है कि उसने क्रास्टी सिंडिकेट और सार्कलैंड छोड़ दिया था और उन दोनों पाकिस्तान सेक्रेटरीट सर्विस के साथ काम कर रही है, मादाम बैलू ने कहा। यस मादाम, मेरे पास भी ऐसी इत्तलात है, एटवन ने कहा। फिर इसने यकीनन रेड ट्यूब भी इमरान को ही दी होगी, मादाम बैलू ने सर झटक कर कहा। यस मादाम, ऐन मुमकिन है, दूसरी तरफ से एटवन ने कहा। अब क्या किया जाए? ब्लैक ट्यूब और रेड ट्यूब इमरान तक पहुंच चुकी है और वो बहुत खतरनाक इंसान है। वो तो सब कुछ जान जाएगा, मादाम बैलू ने कहा। यस मादाम, दूसरी तरफ से एटवन ने कहा। फिर तुम क्या कहते हो? इमरान को अगर रेड ट्यूब की हकीकत का इल्म हो गया तो वो हमारे और हमारे कैट सिंडिकेट के लिए बहुत खतरनाक बात होगी। रेड ड्रॉप्स जिन केमिकल से तैयार किया जाता है, इमरान ने अगर इसके बारे में हकीकत ओपन कर दी तो इन ड्रॉप्स को एक आम इंसान भी आसानी से तैयार कर सकता है और अगर ऐसा हो गया तो पूरी दुनिया में अपना कंट्रोल करने के बारे में हम जो सोच रहे हैं सब खत्म हो जाएगा, मादाम बैलू ने परेशानी से भरपूर लहजे में कहा। तब फिर अगर आप हुक्म दें तो इमरान के खिलाफ कार्रवाई करूं? मैं इसकी रिहायशी इमारत में रिमोट कंट्रोल बम फिक्स कर देता हूँ। जैसे ही मुझे इमरान वहाँ नजर आएगा मैं इस बम को ब्लास्ट कर दूंगा। इमरान ही नहीं रहेगा तो रेड ड्रॉप्स की हकीकत का भी किसी को पता नहीं चलेगा, एटवन ने कहा। अगर ये इस कदर आसान होता
तो और क्या चाहिए था। मादाम रेड ने जिस तरह इमरान और उसके साथियों पे हमले किए थे, उनकी जगह कोई और होता तो 100 बार मर चुका होता। जब मादाम रेड जैसी ज़हीन इमरान को हलाक करने में कामयाब नहीं हो सकी, तो तुम क्या कर सकोगे। इमरान जैसे इंसान को हलाक करना तुम्हारे बस की बात नहीं है एटमन। इसे हलाक करने के लिए मुझे खुद ही कुछ न कुछ करना होगा। तुम फिलहाल वही करो जो मैंने तुमसे कहा है। मैं मादाम ब्लैक से बात करती हूँ, जो उनका हुक्म होगा हम उनके हुक्म की तामील करेंगे और बस। मादाम बैली ने कहा। यस मादाम, दूसरी तरफ से एटमन ने कहा। इसी लम्हे स्क्रीन पर धमाका सा हुआ। अचानक स्क्रीन पर ऑडियो न्यूज खत्म हो गए और इनकी जगह स्क्रीन पर एक फर्श दिखाई देने लगा। सफेद टाइलों से बना हुआ एक खूबसूरत फर्श, जहां एक स्याह रंग की बिल्ली बैठी हुई थी। दूसरे लम्हे स्क्रीन पर स्याह बिल्ली की क्लोर हो गई और इसकी सब्ज और चमकदार आंखें जैसे मादाम बैलू पर जम गई थी। ओह मादाम ब्लैक, मादाम बैलू ने बौखलाकर पीछे हटते हुए कहा। स्याह बिल्ली को देख के इसका रंग जर्द हो गया था। स्क्रीन पर इस स्याह बिल्ली की चमकदार आंखें देखकर मादाम बैलू को यूं लग रहा था जैसे वो तेज आंखें इसे घूर रही हो। हाँ मादाम बैलू, मैंने तुम्हारी और एटमन की सारी बातें सुन ली हैं। स्क्रीन की स्पीकरों से एक घड़ाहट भरी आवाज सुनाई दी। यस मादाम, मादाम बैलू ने हकलादा लहजे में कहा। मादाम बैलू, लकीशिया सीक्रेट सर्विस और रेड कैट्स के टकराव की मुझे शुरू से ही सारी इंफॉर्मेशन हासिल थी। मादाम रेड ने अपनी खामियों और गलतियों की वजह से इमरान और सीक्रेट सर्विस को अपनी तरफ तवज्जो किया था। वहाँ जो कुछ हुआ था और मादाम रेड जो कुछ सोच रही थी, इससे यही होना था। बहरहाल गलती किसी की भी हो, मादाम रेड और इसके ग्रुप को इमरान और इसके साथियों ने ही खत्म किया है। और ये बात भी दुरुस्त है कि इमरान अपने साथियों के साथ अब कैट सिंडिकेट के खिलाफ काम करने का इरादा कर रहा है और इस सिलसिले में वो ओलैंड और फिर कोस्टन में आने का प्रोग्राम बना रहा है। मैं चाहूँ तो लकीशिया में ही इमरान और इसके साथियों का रास्ता रोक सकती हूँ, मगर इमरान और इसके साथी बेहद खतरनाक और ज़हीन तरीन इंसान हैं। मैंने इनकी बेहद तारीफें सुनी हैं और खुद मैंने अपनी आंखों से देख भी लिया है। मुझे ऐसे तेज और चालाक इंसानों की बेहद जरूरत है और मैंने फैसला कर लिया है कि मैं इमरान और इसके तमाम साथियों को अपने सिंडिकेट में शामिल करूंगी और इन्हें अपना गुलाम बनाऊंगी। ऐसे बेदाग गुलाम जो मेरे हुक्म से जिंदा रहेंगे और मेरे हुक्म से ही अपने मौत की तरजीह देंगे। दूसरी तरफ से मादाम ब्लैक ने मुसलसल बोलते हुए कहा। मैं समझी नहीं मादाम, आप क्या कहना चाहती हैं। मादाम बैलू ने इस लहजे में कहा जैसे वो मादाम ब्लैक के सामने भी मुश्किल बोल पा रही हो। मैं जो कहना चाह रही हूँ तुम अभी इसे ना ही समझो तो बेहतर है। बहरहाल तुम तैयार रहो। इमरान और उसके साथी किसी भी वक्त क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में इन्हें लाने की मैं कोशिश करूंगी और तुम्हें इनका वारहाना इस्तकबाल करना है, समझी तुम। मादाम ब्लैक ने कहा। इस्तकबाल? मादाम बैलू ने बुरी तरह से चौंक कर कहा। हाँ, और उनका ये इस्तकबाल इनके शान होना चाहिए। मादाम ब्लैक ने कहा। इसके लहजे में इंतहाई खौफनाक घबराहट थी। ओह यस मादाम, मैं समझ गई। मैं उनका शानदार और इंतहाई शान इस्तकबाल करूंगी। ऐसा इस्तकबाल जो शायद ही कभी किसी ने उनका किया हो, मादाम बैलू ने कहा। मादाम ब्लैक की बात सुन के उसकी आंखों में खौफनाक दरंगी आ गई थी। ऐसी दरंगी जो अपने किसी भी दुश्मन को चीरने और फाड़ खाने के लिए दरिंदों में पैदा होती है। फिर मादाम ब्लैक मादाम बैलू को हिदायत देने लगी और मादाम बैलू इंतकाम और तवज्जो से सुनने लगी।